नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक टी.एच. ग्रीन के राज्य के कार्यों के संदर्भ में विचार। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम ग्रीन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा और इसके साथ ही साथ ग्रीन की स्वतंत्रता के क्या प्रकार हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं ग्रीन के राज्य के कार्यों के बारे में क्या विचार हैं। तो ग्रीन का जो विश्वास है कि राज्य का उद्देश्य नैतिक विकास होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति से जो उसके जो राज्य के कार्य हैं वो प्रेरित होते हैं। तो अगर हम ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्यों की बात करें तो ग्रीन कहता है कि राज्य का मुख्य जो कार्य होता है मनुष्य का नैतिक उत्थान करके उसे शुभ जीवन को व्यतीत करने के योग्य बनाना होता है। अतः राज्य को वे ही कार्य करने चाहिए जो कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। कहने का तात्पर्य है कि ग्रीन जो है मनुष्य के नैतिक उत्थान को एक प्रमुख उद्देश्य मानता है और ये मानता है कि राज्य को इस संदर्भ में या इस उद्देश्य को पाने में जो भी सहायक रूप में जो कार्य हो वो राज्य करे। तो यहाँ नैतिक उत्थान से जो तात्पर्य है उसका व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में लाना है जिसमें वह स्वयं द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कार्यों को दूसरों के प्रति कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर के करे। अर्थात अपने कर्तव्यों का व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करे, किसी बाहरी शक्ति के भय से बाध्य होकर नहीं करे। तो इस दृष्टि से अगर हम कहें तो मूल रूप से नैतिक जो उद्देश्य है वह महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को दूसरों की किसी भी तरह की कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करना, बल्कि वो अपनी स्वेच्छा से उनका पालन करे। इस संदर्भ में बारकर ने ग्रीन के जो राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राज्य का अंतिम जो उद्देश्य है नैतिक मूल्य होता है और यह एक अत्यंत गौरवपूर्ण मूल्य है। यह एक नैतिक प्राणी है और इसे नैतिक उद्देश्य ही जीवित रखते हैं। तो इस ढंग से जो ग्रीन है वो राज्य का प्रमुख कार्य नैतिक उत्थान मानता है। दूसरी बात जो ग्रीन कहता है कि जो उनकी राज्य की कल्पना है वो एक निरंकुश राज्य का चित्र नहीं है। उनका मानना था कि राज्य बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि से सीमित होना चाहिए और इसीलिए उनका ये भी मानना था कि राज्य चूंकि व्यक्ति के नैतिक उत्थान या विकास से जुड़ा है तो उसे मूल रूप में व्यक्ति की उत्तम या नैतिक जीवन के मार्ग में जितनी भी आने वाली बाधाएं हैं उनका बाधक बनना चाहिए, यानी उसके मार्ग में जो अवरोध जो बाधाएं आती हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जो ग्रीन है वो राज्य के कार्यों को व्यक्ति के नैतिक कल्याण नैतिक विकास से जोड़ते हैं और उसी के अनुरूप राज्य के कार्यों की बात वो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्य के कार्य कितनी तरह से उन्होंने हमें समझाए हैं, यानी कितने प्रकार के जो राज्य के कार्य हैं उनकी वह चर्चा करते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट करूँ कि ग्रीन यह मानते हैं कि जो राज्य के कार्य हैं वो तो मूल रूप में व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का बाधक बनना यानी उनको रोकना है। लेकिन अगर विभाजन की बात करें तो वह दो तरह के कार्यों की बात करते हैं जो कि राज्य को करने चाहिए। पहला है सकारात्मक कार्य और दूसरा है नकारात्मक कार्य। सकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो ग्रीन यह चाहते हैं कि नैतिक विकास की दृष्टि से जहां वह उपयुक्त समझे व्यक्ति वहां नागरिकों के कार्य में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और बल का प्रयोग करने की भी अगर राज्य जरूरत महसूस करे या आवश्यकता अनुभव करे तो उसको बिना हिचक के उसका भी प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिक विकास की दृष्टि से अगर राज्य को ऐसा लगता है कि नागरिकों के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए तो राज्य वह करे और अगर बल प्रयोग की भी जरूरत पड़े तो उसमें भी उसका प्रयोग करते समय उसको किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ग्रीन का सकारात्मक दृष्टि से या सकारात्मक कार्यों की दृष्टि से सोचना है। लेकिन दूसरी ओर जो ग्रीन जो सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं और जब से सबसे ज़्यादा जिस पर जोर देते हैं वो ये कहते हैं कि राज्य के जो नकारात्मक कार्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और नकारात्मक दृष्टि से ग्रीन यह मानते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति को वह कार्य करने दे जो वह कार्य करने के लिए जिसके व्यक्ति योग्य है और उसके करने में यानी उस कार्य को करने में
जहाँ बाधाएं आती हैं या जहाँ बाधाओं के कारण व्यक्ति उस कार्य को करने में असमर्थ हो, उन सभी बाधाओं को राज्य दूर करे। अर्थात अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कहें तो राज्य को बाधाओं के विरुद्ध बाधा बनने की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो इस तरह से जो बाधाओं का बाधक बनना, ये जो पदावली है, ये जो बात है, इसको ग्रीन ने कांट से ग्रहण किया है। कांट की तरह ही ग्रीन के विचारों का केंद्र भी व्यक्ति का स्वतंत्र नैतिक उत्थान है। ग्रीन की यह मान्यता है कि राज्य जो है वो नैतिकता को लागू नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिकता तो व्यक्ति के अंतःकरण की वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसे सकारात्मक तरीके अपनाकर राज्य के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। राज्य व्यक्ति को अपने कानूनों के माध्यम से नैतिक नहीं बना सकता। तो इस दृष्टि से उनका यह मानना है कि व्यक्ति के आचरण की सारी जो क्रियाएं हैं वो सामान्य हित की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से चलनी चाहिए, और सरकारी जो प्रतिबंध हैं वो सामान्य हित के स्वाभाविक संचालन में हस्तक्षेप है, उस क्षमता के विकास में रुकावट है जो अधिकारों के लाभकारी प्रयोग की आवश्यक शर्त है। यानी राज्य का जो प्रत्येक हस्तक्षेप है वो व्यक्ति के कार्य में आने वाली जितनी भी जो रुकावटें हैं उनको दूर करने तक ही सीमित होना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रीन जो है भले ही दो तरह के कार्यों की बात करते हैं जो कि वो राज्य से मानकर चलते हैं कि राज्य ऐसा करेंगे, चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक, लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो सकारात्मक की बजाय ग्रीन जो है वो नकारात्मक रूप में जो राज्य के कार्य हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और वो ये भी मानकर चलते हैं कि राज्य जो है वह कभी भी प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य नहीं करे जो नैतिकता को बढ़ाने में सहायक हों, बल्कि जीवन बिताने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। तो इस तरह से राज्य को अपने नियम और कानून इस प्रकार के बनाने चाहिए कि व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है ग्रीन का कि समाज में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि व्यक्ति के विकास में बाधाएं डालती हैं। तो इस तरह से सारांश में हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन ने राज्य की कार्यों की चर्चा की है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, लेकिन उसमें उन्होंने मुख्य रूप से निषेधात्मक कार्यों पर ही जोर दिया है और यह माना है कि निषेधात्मक कार्य करके ही राज्य सकारात्मक कार्यों के लिए स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह जो राज्य का प्रधान कार्य निषेधात्मक है, और अगर हम बारकर के शब्दों में कहें तो यह कार्य उन बाधाओं को हटाने तक ही सीमित है जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो योग्य कार्य हैं उनमें बाधा डालते हैं। अब प्रश्न उठता है, अभी जिस तरह से हमने बात की कि राज्य का कार्य निषेधात्मक है और वो जितनी भी बाधाएं आती हैं मनुष्य के किए जाने वाले कार्यों में, जो जो व्यवधान जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का कार्य करे। अब प्रश्न ये आता है कि ये बाधाएं कौन सी हैं जो कि व्यक्ति के कार्यों को बाधित करती हैं या उसमें बाधा डालती हैं। तो इन बाधाओं में आने वाली जो मुख्य बाधाएं जिनके बारे में ग्रीन ने चर्चा की है, वो पहली बाधा है अशिक्षा और अज्ञान की। यहाँ ग्रीन कहता है कि अनिवार्य शिक्षा न होने से बच्चे अज्ञानी रहते हैं और बिना ज्ञान के मनुष्य उसी प्रकार पंगु है जिस तरह से वह किसी अंग विहीन हो जाने से पंगु हो जाता है। तो इसके लिए वो कहते हैं क्या करना चाहिए, विद्यालयों की स्थापना और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना राज्य का कार्य होना चाहिए। दूसरी बाधा वो कहते हैं कि मद्यपान की बुराई थी। ग्रीन का मानना था कि शराब का नशा भी अज्ञान की तरह मनुष्य के नैतिक जीवन में बाधक है, अतः राज्य को मद्य निषेध का कदम उठाना चाहिए। मदिरा का जो क्रय विक्रय है उसको भी वर्जित किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो कि वो एक बाधा मानते हैं व्यक्ति के कार्यों के संदर्भ में, वो है दरिद्रता या गरीबी। और उसका वो मूल कारण क्या है, दूषित भूमि व्यवस्था। ग्रीन मानते थे कि इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का कदम उठाया जाना चाहिए। अगली बाधा वो मानते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियों का अभाव होना, क्योंकि जब स्वास्थ्य की स्थितियां उचित नहीं होती, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती, बल्कि विपरीत स्थितियां होती हैं, तो उससे महामारियां फैलती थी। अतः राज्य क्या करे, राज्य बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक रूप से टीके लगाए जाने की व्यवस्था भी करे। अंतिम बाधा जो मानते हैं कि जो व्यक्ति के कार्यों में बाधा डालती है, वो है कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, और उसमें भी विशेष रूप से वो बात करते हैं बच्चों और स्त्रियों की दुर्दशा की। इसके लिए वो मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य होना चाहिए। तो इस तरह से राज्य के द्वारा
ये जितने भी जो कार्य हैं जो कि मूल रूप में वो बाधाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रीन, वो मानते हैं कि ये जितने भी सभी कार्य हैं लोगों के विकास के लिए किए जाते हैं। तो राज्य द्वारा संपादित सभी कार्य ग्रीन के मत के अनुसार नकारात्मक ढंग के हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो कि लोगों के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो ऊपरी दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये निषेधात्मक प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये मूल रूप में सकारात्मक होते हैं। तो इस तरह से अगर हम ग्रीन के राज्य संबंधी कार्यों का निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन ने व्यक्ति को विशेष महत्व और गरिमा प्रदान करने के लिए हीगल की भांति राज्य का साधन नहीं माना, बल्कि उसको साध्य माना। और ग्रीन का जो चरम लक्ष्य है व्यक्ति और उसका विकास है, राज्य नहीं है। और साथ ही साथ ग्रीन ने सर्वप्रथम इस बात को प्रबलता से रखा था कि जनता के कल्याण के लिए राज्य को सभी तरह के आवश्यक कानून बनाए जाने चाहिए। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की मूल रूप में ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्यों के बारे में, कितने उसने कार्य बताए हैं और किस तरह से राज्य जो है व्यक्ति के करने योग्य जो कार्य हैं उनमें बाधाएं हैं दूर करने का प्रयास करे। वो बाधाएं कौन सी थी, इसके बारे में आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम एक नए मुद्दे, एक नए विषय, एक नए विचार के साथ आपसे पुनः बातचीत करेंगे। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।